हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि आईज एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र विषय को पढ़ रहे हैं और समाजशास्त्र विषय में हमने समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनको प्रारंभ किया है। और इसी क्रम में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था मानदंड एवं मूल्य। मानदंड एवं मूल्य में हम मूल्य कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मानदंड का आज ये लास्ट लेक्चर है। इसके पहले का जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको मानदंडों का जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण के बारे में बताया था। किंग्सले डेविस का वर्गीकरण था ये, और इसमें हम आधा वर्गीकरण पढ़ चुके थे। शेष वर्गीकरण आज के इस टॉपिक में, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम उसे कंप्लीट करेंगे। जो लोग लास्ट लेक्चर्स नहीं दे पाए हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और उस टॉपिक को समझ सकते हैं। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है इसको समझने के पहले आपको लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो मानदंडों का वर्गीकरण बताया था उसमें जनरीति, प्रथा, परिपाटी, शिष्टाचार, ये सब सारी चीज़ें बता दी थी। उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे लोकाचार। लोकाचार या रूढ़ी, ये दोनों एक ही भाव में यूज किए जाते हैं। हमको ऐसा लगता जरूर है कि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन लोकाचार और रूढ़ी ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो देखिए, जनरीतियाँ, हम जनरीतियों की बात करते हैं तो जब जनरीतियों में सामूहिक कल्याण का भाव जुड़ जाता है, इसका मतलब यह है समाज को जब ऐसा लगता है कि कोई भी जनरीति ऐसी है जो पूरे समाज के कल्याण के लिए उपयोगी है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोकाचार बोलते हैं। इसके पहले मैंने आपको प्रथा टॉपिक पढ़ाया था, और प्रथा में मैंने आपको ये बताया था कि जब जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रूप में आगे बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं हम प्रथा। और जब जनरीति में सामूहिक कल्याण का भाव जुड़ जाए, यानी कोई ऐसा व्यवहार रहे जिस व्यवहार को करने से समाज को ये लगे कि ये व्यवहार सभी लोगों के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे समाज का कल्याण हो रहा है, तो उसको हम लोकाचार या रूढ़ी के नाम से जानते हैं। लोकाचार जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? समनर। जनरीति का भी प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले समनर ने। समनर की पुस्तक मैंने आपको बताई थी, समनर की पुस्तक थी फोकवेस। समनर क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में? इनका ये कहना है कि जब जनरीतियों में जीवन को उचित रूप से, तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? उचित रूप से। उचित रूप से मतलब क्या? सामूहिक कल्याण। तो उचित रूप से व्यतीत करने का दर्शन तथा क्या आ जाए? सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो जनरीति क्या कहलाने लगती है? वो जनरीति लोकाचार में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीधी सी बात, जनरीति प्लस सामूहिक कल्याण इक्वल टू लोकाचार। तो ये 3 मार्कर में यदि आपसे पूछने में आता है तो आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है। यदि आपसे पूछते हैं कि लोकाचार किसे कहते हैं तो आपका सीधा सा जवाब हो जाएगा कि जब जनरीतियों में सामूहिक कल्याण का भाव जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लोकाचार। सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? समनर ने। ठीक, चलिए, लोकाचार का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। प्रथा और लोकाचार में अंतर है। उदाहरण क्या है देखिए लोकाचार के, यानी ऐसे कौन से आखिर व्यवहार हैं जिसको समाज ये मान करके चलता है कि ये समूह कल्याण के लिए उपयोगी हैं। जैसे माता पिता से बच्चों को संपत्ति का हस्तांतरण। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो कानून है, तो नो डाउट आज ये कानून बना है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कोई कानून नहीं था। आज तो लिखित कानून है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कोई कानून नहीं था। लेकिन वो आगे बढ़ता गया। जो माता पिता थे वो अपने बच्चों को संपत्ति अपने आप ही ट्रांसफर कर देते थे। बाद में समाज को ये लगा कि ये काम अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, यानी माता पिता से बच्चों को संपत्ति का हस्तांतरण होना आवश्यक है। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? लोकाचार में। साथ ही साथ नेक्स्ट, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना। तो समाज कभी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसा काम कर दें जो नैतिक रूप से क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा गलत हो जाए। तो इसे क्या बना दिया गया? इसे एक लोकाचार बना दिया गया, जिसके चलते
दोनों पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी की बाध्यता अपने आप आ जाती है। ऐसे ही आपने एक शब्द सुना होगा मध्यकाल में, जौहर। तो जो राजपूत महिलाएं थीं, और राजपूत महिलाएं, जबकि मुगल आक्रमण हो जाता था तो राजपूत महिलाएं स्वयं को बचाने के लिए अग्निकुंड में कूद जाती थी। तो वो उस समय का एक चर्चित एक लोकाचार था कि स्वयं के शरीर की रक्षा कर लेना, स्वयं की पवित्रता को बनाए रखना। लेकिन ये केवल मध्यकाल में ही था, उसके बाद चलन से बाहर हुआ। रक्त संबंधियों में विवाह ना करना, तो एक्चुअली देखा जाए तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में रक्त संबंधियों में विवाह नहीं किया जाता है। यानी जब भी लड़की और लड़के की शादी की बात चलती है तो पिता का जो पक्ष है, यानी कि चाचा ताऊ वाला पक्ष और साथ ही साथ ममेरा पक्ष, दोनों में निकट संबंधियों में विवाह नहीं किया जाता है। तो रक्त संबंधी में विवाह न करना ये भी लोकाचार है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो समाज उसकी बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करता है। ये लोकाचार है, इनका उल्लंघन यदि किया गया तो जो समाज के द्वारा निंदा की जाती है या समाज के द्वारा जो दंड दिया जाता है वो कठोर प्रकृति की श्रेणी में सम्मिलित होता है। चलिए आगे, लोकाचारों की विशेषताएं, जैसे आपने जनरीतियों की विशेषताएं पढ़ी, प्रथा की विशेषताएं पढ़ी, ये सब अलग अलग हैं। तो जनरीतियों के समय जनरीतियों की तरह लोकाचार का क्या होता है, स्वतः विकास। देखिए कहीं ना कहीं जो लोकाचार है वो ऐसी जनरीति है जिसमें सामाजिक कल्याण जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनरीति का विकास भी कैसा होता है, स्वतः। मैंने आपको बताया था ये, इसलिए लोकाचार भी कैसे विकसित होते हैं, स्वतः विकसित होते हैं। सामाजिक नियंत्रण का सशक्त साधन है। तो देखिए जनरीति की अपेक्षा यदि बात की जाए तो लोकाचार में नियंत्रण की शक्ति क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले ही सुना होगा कि दिल्ली मेट्रो में कुछ गर्ल्स थी और उन्हें काफ़ी आपत्तिजनक रील्स बना ली थी। ऐसे ही होली के अवसर पर भी कुछ गर्ल्स ने बाइक पर बैठ करके कुछ रील्स बना ली थी। तो देखिए वो सब लोकाचारों का उल्लंघन है, वो किसी जनरीति का उल्लंघन नहीं है। वो क्या है, वो लोकाचार का उल्लंघन है। इसलिए जब भी ऐसा हुआ तो समाज ने क्या किया, कड़ी आपत्ति, और आपको जानकारी भी होगी कि पुलिस ने फिर उन लड़कियों के ऊपर चालान भी बनाया था जो गाड़ी पर ऐसा कर रही थी। दूसरा, हरियाणा में ग्राम अंतर विवाह है। ठीक है, देखिए ग्राम अंतर विवाह निषेध है। हरियाणा जो है, हरियाणा में कोई भी गांव है, उस गांव के अंदर लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के भाई बहन माने जाते हैं। एक ही गांव के लोग एक ही गोत्र के माने जाते हैं। और यदि किसी ने अपने ही गांव में विवाह कर लिया, एक गलती से भी विवाह कर लिया, तो वो समाज बर्दाश्त नहीं करता है, और वहाँ से यदि सगोत्र विवाह हुआ तो ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं प्रारंभ होने लगती हैं। यानी जो लड़का लड़की हैं जो आपस में विवाह कर लेते हैं, उन्हीं के ही गांव वाले, उन्हीं के परिवार वाले उनको मार भी देते हैं, जान से मार देते हैं। तो ऑनर किलिंग जैसी घटना भी हो जाती है, हालांकि गैर कानूनी है लेकिन हो जाती है। तो ये क्या है, सामाजिक नियंत्रण का बहुत कठोर साधन है क्या, लोकाचार। तो समाज कभी भी लोकाचारों का जो उल्लंघन है वो बर्दाश्त नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, स्थान और समय के सापेक्ष भिन्नता। जो लोकाचार होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, स्थान और समय के सापेक्ष क्या मिलेगा, आपको भिन्नता मिलेगी। अब देखिए स्थान, स्थान से मतलब जैसे दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की यदि हम तुलना करें, ठीक है, उत्तर भारत से मतलब जैसे मध्य प्रदेश भी उत्तर भारत का ही एक हिस्सा है। भारत को यदि हम एक बीचों बीच यदि काट दें, दक्षिण भारत का मतलब है जो द्रविड़ भाषा के जो लोग हैं वो दक्षिण भारतीय लोग हैं, जिसमें तमिलनाडु कर्नाटक ये सब आ जाता है। तो देखिए दक्षिण भारत में क्या है, मामा भांजी विवाह इसका चलन है, और मामा भांजी विवाह होना लोकाचारों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। लेकिन उत्तर भारत में, यानी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ इस प्रकार के विवाह नहीं हो सकते और ये लोकाचारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये दक्षिण भारत में इस प्रकार का कोई लोकाचार नहीं मिलेगा। यानी लोकाचार में क्या है, स्थान के सापेक्ष आपको भिन्नता
मिलेगी। समय के सापेक्ष अभी मैंने आपको बताया था राजपूत महिलाओं में जौहर पहले एक लोकाचार की श्रेणी में सम्मिलित था, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई लोकाचार नहीं है। नंबर 4, समूह कल्याण का भाव, ये आपको जानकारी है। अभी मैंने आपको बताया कि लोकाचार में हमेशा क्या होता है, समाज का पूरा कल्याण देखा जाता है, उसके बाद ही उसको लोकाचार में सम्मिलित किया जाता है। जैसे उदाहरण क्या है, संपत्ति हस्तांतरण का नियम, कि माता पिता के द्वारा लड़के और लड़कियों में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा। नैतिक नियमों का समूह, तो देखिए जो लोकाचार होता है वो कोई एक आध नियम नहीं होता है, बहुत सारे नियमों का क्या होता है, समूह होता है, और वो सब मिलकर के समाज के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर एक बाध्यता डालते हैं कि आप इन लोकाचारों का पालन करें। नैतिक दबाव होता है। जैसे आपने विवाह के अवसर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध, यानी कि जो हिंदुओं में जो विवाह होता है उसमें आकर्षण का जो एक केंद्र होता है वो पति पत्नी के साथ वचन होते हैं। तो वो जो वचन होते हैं पति की तरफ भी होते हैं, पत्नी की तरफ भी होते हैं, तो एक्चुअली वो वचन ना होकर के वास्तविकता में क्या देखा जाए तो लोकाचार के नियमों का एक वो समूह है। ठीक है। कठोर नियम, लोकाचार के नियम कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जनरीति का उल्लंघन बर्दाश्त किया जा सकता है, थोड़ी बहुत निंदा की जाएगी, लेकिन जब लोकाचारों का उल्लंघन होता है तो समाज के द्वारा बहुत ज़्यादा कठोर, इतना ज़्यादा कठोर विरोध होता है कि कानून को भी उसमें और प्रशासन को भी उसमें बीच में आना पड़ जाता है। तो ये सब उदाहरण क्या है, ये सब लोकाचारों के ये जो विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं क्या है, लोकाचारों की विशेषताएं हैं। तो आपसे ये शॉर्ट नोट में पूछने में आ सकता है, ये जो विशेषताओं वाला है ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट में जब आप लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था आपको विद एग्जाम्पल लिखते हुए जाना है। चलिए, जननीति और लोकाचार में अंतर, क्योंकि जननीति ही लोकाचार में परिवर्तित होती है, लेकिन यदि हम ये देखें कि कुछ जननीतियाँ ऐसी भी हैं जो लोकाचारों में परिवर्तित नहीं हुई हैं, इसलिए हम जननीति को अलग रखते हैं और लोकाचार को अलग रखते हैं। तो दोनों में अंतर देखा जाए तो ये भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछने में आ सकता है। तो शॉर्ट नोट में यदि पूछने में आता है तो आप इसी तरीके से ही आंसर इसका लिख दीजिए। और जब भी हम अंतर लिखते हैं तो सबसे जो बेहतर तरीका होता है अंतर लिखने का वो यही होता है कि एक कॉलम में बना करके एक साइड जननीति, दूसरी साइड लोकाचार, कोई भी अंतर होता है तो सबसे ये बेहतर तरीका होता है कि आप कॉलम वाइज उसमें एक एक लाइन में अंतर बताते जाएं। तो देखिए, जननीति क्या है, सामाजिक व्यवहार की कैसी विधियां हैं, सामान्य विधियां हैं। जननीति मैंने आपको बताया था कि समूह की कुछ आदतें वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं, तो क्या होता है, सामान्य विधियां कहलाती हैं। जैसे आपको बताया था कि कोविड से हमने हैंड वॉश करना, स्वच्छता वाली जो जननीतियां हैं ज़्यादा सीख ली हैं, तो हमारे जीवन की सामान्य विधियां हैं। लेकिन लोकाचार किसी कैटेगरी में आ जाता है, ये अनिवार्य विधि की कैटेगरी में आता है। जननीति को एक बार आप मतलब उसको अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन लोकाचार का अनदेखा नहीं कर सकते। जननीति की यदि आपने अवहेलना कर दी तो क्या होगा, समाज के द्वारा सामान्य आलोचना की जाएगी। लेकिन लोकाचारों का अवहेलना कर दिया आपने तो क्या मिलने वाला है, आपको कठोर दंड मिलने वाला है। देखिए, ये जो दंड है ऐसा नहीं है कि कोई लॉ आपको आकर के, कानून आकर के आपको दंड देगा, समाज की तरफ से ही आपको दंड मिल जाता है। और कई बार जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपत्ति तीव्र भी हो जाती है तो प्रशासन और कानून की तरफ से दंड मिलता है। यानी लोकाचारों का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, समाज की तरफ से दंड मिलेगा। जननीति में सामूहिक कल्याण का भाव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सामान्य सी बात होती है जननीति। जबकि जो लोकाचार है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या मिलने वाला है, आपको सामूहिक कल्याण का भाव मिलेगा। जननीति में बहुत ज्यादा सामान्य नियम होते हैं, इसलिए जननीति का संबंध किसी नैतिकता से नहीं होता है। लेकिन लोकाचार में क्या होता है, नैतिकता भी रहती है, अच्छाई बुराई भी रहती है। जैसे भी मैंने आपको बताया, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना, ये नैतिकता से जुड़ा हुआ है। या माता पिता के द्वारा बच्चों को संपत्ति का हस्तांतरण कर देना,
ये सब अच्छाई बुराई से जुड़ा हुआ है। यदि कोई माता पिता ऐसे हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है और वो अपने बच्चों को संपत्ति नहीं देते हैं, तो वो बड़ा लोकाचारों का घोर उल्लंघन है, और ऐसे परिवार की पूरे समाज में बहुत ज़्यादा आलोचना भी की जाएगी, और समाज उस परिवार के ऊपर दबाव भी डालेगा कि आप अपनी संपत्ति बच्चों में हस्तांतरित करिए, क्योंकि ऐसा होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति निजी हित में पालन करता है। जो जननीति है उसका पालन इसलिए करता है क्योंकि जननीति से उसकी स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जननीति से, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जो जननीति का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें, कि सड़क के बाईं ओर चलना, सड़क के बाईं ओर चलना जननीति है। लेकिन यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में आप सड़क के दाईं ओर चलेंगे, आपको चलना ही पड़ जाएगा, क्योंकि आपके निजी हित में है वो। हालांकि लॉ है लेकिन फिर भी निजी हित में है। लेकिन जो लोकाचार होता है उससे क्या होता है, सामूहिक हित, यानी कि वो जो हित है वो पूरा हित व्यक्तिगत ना होकर के समूह के हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा होता है और हम लोकाचारों का पालन करते हैं। नेक्स्ट, व्यवहार का निषेध अनुपस्थित होता है जननीति में। व्यवहार का निषेध से मतलब ये हो जाता है कि जननीति में आप जो व्यवहार करते हैं यदि वो ना करें तो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। लेकिन लोकाचार में क्या है, लोकाचारों में निषेध उपस्थित होता है कि जो बताया गया है लोकाचार में, जो करने के लिए बोला जा रहा है वो आपको करना ही है, और उसको ना करने की अनुमति आपको नहीं है। जैसे कि अभी आपको बताया कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना, या फिर संपत्ति हस्तांतरण, ये जो भी हैं इसमें निषेध उपस्थित मिलेगा, यानी कि उसे ना करने के बदले में जो दंड है वो भी आपको मिलेगा। समय के अनुसार परिवर्तित, तो देखिए जननीतियाँ भी कैसे होती हैं, समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती हैं। क्यों बदलेगी, क्योंकि समय के अनुसार क्या है, समय के अनुसार हमारी आवश्यकता भी बदलती है, इसलिए जननीतियाँ भी बदल जाती हैं। देखिए जननीति और लोकाचार में आपको अंतर केवल और केवल तभी समझ में आएगा जब आपने जननीति विषय जो मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ा होगा। तो यदि आपने जननीति नहीं पढ़ा तो इसका जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसे आप पढ़ लें तो आपको ये अंतर समझ में आएगा। तो जननीति में परिवर्तन कैसा होता है, समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। देखिए लेकिन लोकाचार की यदि हम बात करेंगे ना, तो लोकाचारों में इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लोकाचार परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत पहले की यदि हम बात करें तो बहुत पहले जो विधवा विवाह है, विधवा पुनर्विवाह, तो जो विधवा पुनर्विवाह था ये उतना ज़्यादा चलन में हमारे देश में नहीं था। लेकिन आज की डेट की बात करेंगे तो शिक्षा, कानून, इन सब के प्रभाव के चलते, आधुनिकता का प्रभाव, विधवा पुनर्विवाह चलन में आ चुका है। साथ ही साथ विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स पहले बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था, और विवाह विच्छेद हो जाना, डिवोर्स मिल जाना और उस महिला की फिर से शादी हो जाना बहुत ही कठिन काम होता था। लोकाचारों का इससे काफ़ी उल्लंघन भी होता था। लेकिन आज की डेट में यदि हम बात करेंगे तो विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह यानी रीमैरिज, इन सब सारी चीज़ों में परिवर्तन आ चुका है, और अब लोग इन चीज़ों का एक्सेप्ट भी धीरे धीरे करने लगे हैं। चलिए ये सब क्या था, लोकाचार। ठीक, चलिए मानदंड का जो अगला प्रकार है वो क्या है, कानून यानी लॉ। अब देखिए कानून क्या है, कोई भी लोकाचार है, रूढ़ि है, या फिर जनरीति है, या फिर प्रथा है, जब उसे सामूहिक स्वीकृति मिल जाए, स्वीकृति क्या मिल जाए कि अब ऐसा ही कार्य करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी जनरीति है या कोई भी लोकाचार है या कोई भी प्रथा है, जब समाज ये बोल दे कि अब होगा तो इसी तरीके से ही होगा, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लॉ में। और इसे एक दो लोग स्वीकृति नहीं देते हैं, इसे पूरा का पूरा समाज स्वीकृति देता है, और समाज फिर यही बोलता है कि अब आप जो काम करेंगे वो केवल इसी प्रकार ही करेंगे, इसके अलावा दूसरे तरीके से काम आप नहीं करेंगे, तब उसे क्या बोलेंगे, कानून बोलेंगे।
और सामान्यतः क्या होता है, इसे लिखित स्वीकृति मिल जाती है। देखिए, कानून जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और जब वो समाज के हित में आ जाता है तब उसे कहीं ना कहीं लिखित स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। कई सारी चीज़ें हमारे देश में प्रारंभ हुई हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा लिव इन रिलेशन का, ठीक है ना, लिव इन रिलेशन। अब देखिए, जो लिव इन रिलेशन है, लिव इन रिलेशन का मतलब ये हो जाता है कि बिना विवाह किए लड़के लड़कियां साथ में रहेंगे। ये पश्चिमी देशों का एक चलन है, हमारे समाज में भी आ चुका है, हमारे देश में भी आ चुका है। तो क्या इसको लेकर के लॉ बना हुआ है, तो इसको लेकर के कानून बना दिया गया है। लेकिन कानून जो बना है वो इसलिए नहीं बना है कि लिव इन में लोग साथ साथ रहने की अनुमति उनको दी जाती है, ऐसा कानून नहीं है। कानून ये है कि लिव इन में यदि दो लोग रहते हैं और यदि उनके बच्चे होते हैं तो उनको उसी रूप में उन बच्चों की देखभाल करनी पड़ जाएगी जिस रूप में एक पति पत्नी या माता पिता करते हैं, और साथ ही साथ संपत्ति हस्तांतरण भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसको लेकर के भी कानून बन चुका है। तो इसलिए ये क्या है, लिव इन रिलेशन, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि समाज को और जो प्रशासन है या राज्य है उसको यदि ऐसा लगता है कि कोई लोकाचार या कोई मानदंड ऐसा है जिसको लेकर के अब लिखित में कानून बनाने की आवश्यकता है, तो वो कानून बन भी जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लिखित स्वीकृति प्राप्त होना। चलिए आगे देखें। इसमें कानून को यदि हम वर्गीकृत करें तो कानून को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रथागत कानून और पारित कानून। अब देखिए, प्रथागत कानून से मतलब क्या है, किस पर आधारित है, ये प्रथाओं पर आधारित है, यानी लिखित की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, लिखित श्रेणी में सम्मिलित नहीं आता है। कहाँ मिलेगा, सरल समाजों में और ज़्यादातर जनजातीय समाजों में, यानी ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज, यहाँ ये कानून आपको ज़्यादा मिलने वाला है। और यहाँ पर दंड कैसा मिलेगा, अनौपचारिक दंड मिलेगा। ज़्यादातर इन समाजों में क्या होता है कि जो जनजातीय पंचायत होती है या गांव की जो पंचायत होती है जिसमें बुजुर्ग लोग होते हैं, यहाँ कोई अलग से कोई पुलिस या कोई राज्य द्वारा स्थापित संस्था नहीं है, अनौपचारिक रूप से लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं और वो दंड की व्यवस्था करते हैं। तो वो जिस कानून के थ्रू करते हैं वो कानून क्या कहलाता है, प्रथागत कानून कहलाएगा। ये लिखित की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, लेकिन इसका पालन करना अनिवार्य है। पारित कानून, कानून कहाँ से पारित होता है, तो ये आधुनिक समाज की बात करें, आधुनिक राज्य की बात करें जहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो वहाँ जो कानून पारित होता है वो संसद में या विधानमंडल में आपसी सहमति से जब उस पर वोट डलता है उसके बाद फिर वो पारित किया जाता है। काफ़ी सोच समझ के बनाया जाता है, तार्किक दृष्टिकोण से बनाया जाता है, ये सोच करके कि ये जो कानून है ये जनता के लिए लाभकारी है, और साथ ही साथ उसमें क्या में रहेगा, लिखित दंड की उसमें प्रावधान रहेगा कि यदि इस कानून का कोई उल्लंघन कर देता है तो उसको इस प्रकार का दंड इन स्थितियों में दिया जाएगा। जैसे भारत में आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड है, तो वो पूरी तरीके से क्या है, पारित कानून की श्रेणी में सम्मिलित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दंड का एक वर्गीकरण और किया जा सकता है, सॉरी, कानून का एक वर्गीकरण और किया जा सकता है, और कानून का ये जो वर्गीकरण है ये दंड की प्रकृति के आधार पर रहेगा। यानी कानून का यदि किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया तो आखिर दंड की प्रकृति क्या होगी, तो दंड की प्रकृति दो तरीके से होती है, इसलिए कानून भी दो प्रकार का है, एक दमनकारी कानून और दूसरा क्या हो जाएगा, सुधारात्मक कानून। अब देखिए, ये जो दमनकारी कानून है ये दमन करने पर यानी दबाने पर भरोसा रखता है, और कानून का सिद्धांत क्या है, जैसे को तैसा। कोई भी कानून होता है वो हमेशा ही किसी न किसी सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये जो कानून है ये कानून किस सिद्धांत पर काम करता है, जैसे को तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना। अब देखिए, यहाँ पर दमन किया जा रहा, दबाया जा रहा,
इस कानून का सीधा सीधा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे तो उसको ऐसा दंड दो कि वो आगे से उस कार्य को करने लायक बचे ही नहीं। यानी चोरी कर दी तो चोरी हमने अपने हाथ से की थी, तो जब व्यक्ति के हाथ ही काट दिए तो आगे वो चोरी करने लायक नहीं बचेगा। और जबकि ऐसा दंड दे दिया जाएगा तो बाकी के जो लोग रहेंगे समाज के, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे कि यहाँ चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है, इसलिए वो लोग भी इस प्रकार का जो कानून की अवहेलना है उसको करने से वो बचेंगे। तो ये कानून क्या कहलाता है? दमनकारी कानून। जनजातीय समाजों में इस प्रकार का कानून आपको मिल जाएगा बहुत सारी जगह। दूसरा क्या होता है? सुधारात्मक कानून। तो जो सुधारात्मक कानून है वो सुधारात्मक कानून लोकतांत्रिक और लिखित प्रकृति का होता है, और ये कानून बताता है कि जो अपराधी है, अपराधी से आपको घृणा नहीं करना है, और जो अपराध किया जा रहा है उस अपराधी के द्वारा उस अपराध को समाप्त करिए, अपराधी को समाप्त ना करिए। यहाँ क्या होता है? अपराधी को समाप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है? अपराधी को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम उसके अपराध को समाप्त कर रहे हैं और अपराधी को सुधार रहे हैं। इसलिए ये कानून क्या कहलाता है? सुधारात्मक कानून। इसलिए अपराधी को जब जेल में डाला जाता है, जेल को भी सुधार गृह, रिफॉर्मेटिव हाउस या रिफॉर्मेटरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ उसकी सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत उसको कई सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, उससे हैंडीक्राफ्ट का काम करवाया जाता है, उसको योगा दिया जाता है, इसी के साथ साथ उसको शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें दी जाती हैं ये मान करके कि इसके अपराध को समाप्त करना है और व्यक्ति को सुधारना है। चलिए, मानदंड का जो अगला वर्गीकरण है वो है नैतिकता। ठीक, अब देखिए, नैतिकता जो शब्द है वो उचित और अनुचित को बताता है। यानी हमारे जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना अनुचित है दूसरों के लिए, या दूसरों के लिए वो अच्छा है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो कार्य किया वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए। ये पूरा का पूरा दृष्टिकोण नैतिकता आधारित दृष्टिकोण कहलाता है। नैतिकता में हमेशा ही क्या होता है? चरित्र निर्माण पर महत्व दिया जाता है। यानी व्यक्ति स्वयं के चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, और ये पूरा ध्यान रखता है कि उससे कहीं कोई भी ऐसा काम ना हो जाए जो किसी के साथ अनुचित हो जाए उससे, या किसी के साथ बुरा हो जाए जो नैतिक दृष्टिकोण से सही ना हो। साथ ही साथ क्या है? नैतिकता में हमेशा क्या होता है? कर्तव्य की भावना होती है। देखिए, नैतिकता को लेकर के कोई लिखित कानून नहीं बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से काम करे इसके लिए समाज हमेशा ही उसके सिर के ऊपर नहीं खड़ा रहेगा, ना ही कोई उसके पीछे लगा रहेगा कि आपको नैतिक रूप से सही कार्य करना है। ये तो स्वयं का कर्तव्य बोध होता है कि कोई भी व्यक्ति है उस अपने कर्तव्य बोध से, अपनी इच्छा से ऐसा कार्य करता है कि वो दूसरों के हित में हो, दूसरों की अच्छाई के लिए हो। इसलिए नैतिकता हमेशा क्या होती है? स्वयं के कर्तव्य की जो भावना है उससे हमेशा प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार क्या है? यानी यदि कोई व्यक्ति नैतिकता से कार्य करता है तो आखिर उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिल जाएंगे, किन किन चीज़ों पर उसने नैतिकता से कार्य किया है। तो पहली बात तो आ जाती है मनुष्य के जीवन मूल्य। यानी वो जो व्यक्ति है जब वो नैतिकता के आधार पर कार्य करता है तो इसका अर्थ यह है उसने अच्छे और नैतिकता आधारित मूल्यों को सीख रखा है। कहाँ से सीखा है? तो कहीं ना कहीं इसमें परिवार की भूमिका बहुत होती है, शिक्षा की भूमिका भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो कई महान व्यक्ति हैं उनका जीवन दर्शन, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, ऐसे कई सारे लोग हैं इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। और यदि हम उनके जीवन मूल्यों को अपना लेते हैं तो वो जीवन मूल्य हमारे लिए नैतिकता का एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। दूसरी बात, नैतिकता का आधार क्या है? न्याय। यानी हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसके चलते किसी के साथ अन्याय हो जाए, इसलिए नैतिकता में न्याय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, पवित्रता। यानी आचरण की पवित्रता। कोई भी गलत काम ऐसा ना हो
जो अपवित्र की कैटेगरी में सम्मिलित हो जाए। महात्मा गांधी ने हमेशा ही, आपको पता हो तो, वो अहिंसा का संदेश उन्होंने दिया है, और अहिंसा को वो क्या मान के चलते हैं, पवित्र साधन मान करके चलते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य है, यदि लक्ष्य पवित्र है तो साधन भी कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। साथ ही साथ औचित्य, देखिए नैतिकता का मतलब यह है कि आपका जो कार्य है वो औचित्यपूर्ण है, यानी हमारे किसी काम से किसी व्यक्ति का अच्छा हो रहा है, उसकी भलाई है, इसलिए वो हमेशा औचित्यपूर्ण माना जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब नैतिकता के आधार हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं डॉक्टर्स, तो डॉक्टर के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स होता है, आचार संहिता होती है, हिप्पोक्रेटस ओथ रहती है डॉक्टर्स को लेकर के। और वो जो हिप्पोक्रेटस ओथ है वो हमेशा ही ये बताती है कि रोगी का इलाज करना क्या है, प्राथमिक है किसी डॉक्टर के लिए। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान करीना कपूर को याद दिलाता है कि भाई आप चलिए मेरे साथ में, आप डॉक्टर हैं, आप लोगों ने वो हिप्पोक्रेटस ओथ ले रखी है तो चलना पड़ेगा साथ में। तो वो अ, ये नैतिकता है एक्चुअली। आचार संहिता से मतलब क्या है, वो नैतिक रूप से डॉक्टर को ये बताते हैं कि आप सारे काम छोड़ करके सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो जो रोगी है उसका इलाज करेंगे। तो ये अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग कोड ऑफ एथिक्स मिलता है। ऐसे ही प्रशासन है, प्रशासन में भी आपने पेपर 4 में कोड ऑफ एथिक्स यानी कि नैतिक आचरण संहिता पढ़ी होगी। चलिए नेक्स्ट, फैशन एवं धुन, ये मानदंड का एक अलग कहना चाहिए कि प्रकार है। और नाम आपने सुना होगा, फैशन भी नाम सुना होगा, यहाँ पे जो सनक यानी क्रेज, ये भी नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो देखिए फैशन और धुन ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये समाज में परिवर्तन के साथ जुड़े हुए हैं, या मानदंडों में परिवर्तन के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए परिवर्तन जैसा कि हम सब जानते हैं प्रकृति का नियम है, और सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है कि परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसा मानदंड जो परिवर्तन की इच्छा रखता है, या ऐसे मानदंड जो कम समय के लिए व्यवहार में आते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, फैशन। कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे पहनने से, हमारे बातचीत, खान पान, इन सब सारी चीज़ों के से, खासतौर से वस्त्रों के साथ ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन मानदंड की श्रेणी में सम्मिलित होता है। इसको भीड़ व्यवहार बोलते हैं, क्योंकि जो फैशन में होता है, जो ट्रेंडी होता है, आजकल बहुत ज़्यादा शब्द चलता है ट्रेंडी, ठीक है ना, कि ये ट्रेंड में चल रहा है, तो इसलिए इसको भीड़ व्यवहार बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग उसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। चलिए फैशन का प्रसार कहाँ से कहाँ होगा, तो देखिए फैशन जो प्रारंभ होता है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, उच्च वर्ग से या धनी वर्ग से प्रारंभ होता है। और प्रसारित कहाँ होगा, ये निम्न या मध्यम वर्ग की ओर प्रसारित होगा। उच्च वर्ग बहुत कम है, धनाढ़ वर्ग बहुत कम है समाज में, वो अपने आप को अलग रखते हैं और कुछ ना कुछ नया करते जाते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है, प्रारंभ यहाँ से होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये तेजी से नीचे प्रसारित होने लगता है। मध्यम वर्ग में देखिए, उच्च वर्ग से जब फैशन प्रसारित होता है मध्यम वर्ग में, सपोज कोई फैशन है, हमने बोल दिया ए, और ये धीरे धीरे मध्यम वर्ग में आ गया और निम्न वर्ग में आ गया, और यहाँ के लोग उसे बहुत ज़्यादा अब उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे पहन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जो उच्च वर्ग है ये क्या करेगा, ए को छोड़ देगा और एक नया फैशन चालू कर देगा बी। इसलिए ये जल्दी जल्दी बदलता है, क्योंकि उच्च वर्ग स्वयं को हमेशा ही निम्न और मध्यम वर्ग से अलग रखने की इच्छा रखता है। फैशन द्वारा क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उच्च वर्ग को क्या रखा जाता है, स्वयं को निम्न और मध्यम वर्ग से अलग रखा जाता है। फैशन कैसा व्यवहार है, स्वीकृत व्यवहार है, लेकिन कहाँ, केवल उच्च वर्ग में। तो फैशन जो शब्द आएगा वो हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उच्च वर्ग से ही जुड़ेगा, और साथ ही साथ क्या है, स्वीकृत व्यवहार है उच्च वर्ग में। प्रतिष्ठा से संबंधित है, इसका अर्थ यह है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत बाध्यकारी हो जाता है कि उन्हें उस ट्रेंड में, उस फैशन में रहना है, क्योंकि यदि उसमें वो नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है
कि आउटडेटेड हैं या बैकवर्ड हैं, तो उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनकी वो प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए, फैशन में परिवर्तन होता है, बहुत तेजी से होता है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं होता है, यानी उसके पीछे कोई तर्क नहीं होगा कि ये इसलिए परिवर्तित हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल परिवर्तन के लिए परिवर्तन होता है, केवल परिवर्तन के लिए परिवर्तन मतलब चूंकि आपको परिवर्तित करना है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो बहुत फैशन शोज होते हैं वहाँ इस प्रकार के वस्त्र आपको मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि इसका तो कोई लॉजिक निकल ही नहीं रहा है, तो उसका वास्तविकता में किसी तर्क से कुछ लेना देना नहीं होता। इट्स जस्ट ए चेंज, वो केवल और केवल परिवर्तन होता है। साथ ही साथ परिवर्तन किस प्रकार का होता है फैशन में, ये चक्रीय परिवर्तन होता है। देखिए, चक्रीय से मतलब हो जाता है कि घुमा फिरा करके थोड़ा बहुत चेंज के साथ वही फैशन वापस आ जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले कभी कुछ फैशन में था, वो घुमा फिरा करके वापस क्या हो गया कि थोड़े बहुत चेंज के साथ आ गया। कोई फैशन कुछ समय पहले ए था, फिर बदल करके वो बी हुआ, बी के बाद बदल करके सी हुआ, सी के बाद फिर क्या होता है, थोड़े बहुत चेंज के साथ वो वैसा लगने लगता है जैसा कि ए कुछ समय पहले था। तो चक्रीय परिवर्तन रहेगा, यानी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ वापस वही जैसा कि कुछ समय पहले था। नेक्स्ट, दुनिया सनक, इसको क्रेज बोलते हैं, और इसका जो प्रचार होता है ये कहाँ होता है, ये निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में होता है और फैशन का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होगा। यानी इसका लोग पालन जरूर करते हैं, इसके पीछे पागल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग उसको अपनाने लगते हैं, लेकिन समाज के द्वारा या उस वर्ग के द्वारा इसको स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, जबकि फैशन में स्वीकृति प्राप्त होती है। और ये कहाँ फैलता है, निम्न वर्ग में और मध्यम वर्ग में फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है और बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ नया क्रेज स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत तेजी से फैलेगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो रहेगा ये कुछ समय के लिए ही चलेगा, बहुत सारे लोग करेंगे, उच्च वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, मध्यम और निम्न वर्ग से इसका लेना देना है। उच्च वर्ग के लोग क्या बोलते हैं इस सनक को या इस क्रेज को, वो लोग नाम देते हैं बैड टेस्ट या फिर चीप मेंटेलिटी के नाम से इसको संबोधित करते हैं कि ये जो निचले लोग हैं, यानी जो मध्यम और उच्च वर्ग जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ये जो पहन रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, बैड टेस्ट है, या फिर इनकी एक निम्न स्तर की मानसिकता को ये प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट, फैशन में परिवर्तन का भाव कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ, यानी कि इसमें परिवर्तन वास्तविकता में होता है, ठीक है, परिवर्तन रहेगा फैशन में और इसको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। फैशन हमेशा एक जैसा कभी नहीं चल सकता, लेकिन ये जो क्रेज है या फेड है या जो धन है, इसमें परिवर्तन का भाव वस्तुनिष्ठ ना होकर के क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ रहेगा। और इसमें भावनात्मक प्रबलता कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नकल करने लगते हैं। और निम्न और मध्यम वर्ग में आपको सारे लोग वैसे मिल जाएंगे, जैसे कि एक बहुत फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, तो इनका जो हेयर कट है ये बहुत ज़्यादा चलन में रहता है, बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा चलन में था। जिसको देखो वो रोनाल्डो कट करा करके चलता था। बहुत पहले सलमान खान तेरे नाम एक मूवी में आए थे लंबे लंबे बाल लेकर के, उनका बहुत ज़्यादा चलन हुआ था। तो भले ही चाहे हम उसे फैशन नाम से बोलते हैं कि इसका फैशन चल रहा है, तो वास्तविकता में फैशन नहीं है, वो एक्चुअली एक प्रकार का क्रेज़ है जो कुछ समय के लिए चलता है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये फैशन और फेड। चलिए, ये जो टॉपिक था आपका सामाजिक मानदंड का और मूल्य, ये अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा संस्कृति। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें भी कई सारे लेक्चर्स रहेंगे और ये क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप इसको पहले वीडियो से ही आप इसको प्रारंभ करें, बीच में ना देखें। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे मूल्य प्रतिमान, इसको भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जो पहला लेक्चर है उससे आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर तक आए। तो जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में हम संस्कृति विषय से प्रारंभ करेंगे।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।